तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कोई व्यक्ति अपना केस स्वयं लड़ सकता है या फिर किसी भी केस की कोई भी व्यक्ति अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकता है, उस केस को आगे बढ़ा सकता है या फिर नहीं कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्या आपको वकील बनना जरूरी होता है या फिर आपको वकालत या फिर लॉ की डिग्री कंप्लीट करके ही आप अपना केस लड़ सकते हैं, या फिर बिना लॉ की डिग्री लिए भी ना भी आप अपना केस लड़ सकते हैं या फिर नहीं लड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूं, क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ऐसा प्रश्न भी आता है और कई व्यक्तियों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से भी पूछा है और वैसे भी पूछा है कि सर क्या मैं अगर इतना लॉ जानता हूं या फिर जो कानूनी धारा है वो जानता हूं, उसके बाद क्या मैं अपना केस स्वयं लड़ सकता हूं या फिर नहीं लड़ सकता हूं। तो मैं आज की वीडियो के माध्यम से उनके सब डाउट या उनके जो प्रश्न हैं वो बता दूंगा और आपको यह ही बता दूंगा कि कौन से व्यक्ति अपने अपना लड़ सकते हैं या फिर किन व्यक्तियों को केस लड़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं कि केस लड़ने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, या फिर अपना केस आप लड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको क्या आना चाहिए जब आप केस लड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आपको कुछ भी जानकारी उचित चाहिए तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको जानकारी पूर्णतः मिलेगी। तो साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो एडवोकेट एक्ट है 1961, उसकी जो धारा 32 है, उसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना केस स्वयं लड़ सकता है। वो कोई भी व्यक्ति हो जो उसको कानून का ज्ञान हो तो वो अपना केस लड़ सकता है, या फिर ना भी हो तो भी अपना केस लड़ सकता है। अगर वो लड़ना चाहता है अपना केस तो उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने का मौका दिया जाता है या फिर केस लड़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन आपको जब अपना केस लड़ना है या फिर उसकी पैरवी करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यह मालूम होना चाहिए या फिर यह जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आप सबूत प्रस्तुत करते हैं तो वह आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, या फिर कौन से सबूत आपके जो केस है या फिर आपका जो आपके खिलाफ केस लड़ना है आपको या फिर उसकी पैरवी करनी है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबूत हैं जो उस केस में तो आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं, या फिर कौन से सबूत लगने हैं या फिर कौन से सबूत नहीं लगने हैं। तो इसके लिए जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको आपको पढ़ना होगा। उसमें सब दिया गया है कि किस सबूत को आप कब प्रस्तुत कर सकते हैं, किस मामले में कौन सा सबूत लगेगा, या फिर कौन एविडेंस है या फिर कौन एविडेंस नहीं है, कौन सा सबूत बनेगा या फिर कौन सा सबूत नहीं बनेगा, किस मामले में कौन सा सबूत पेश कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी कोई भी केस अपना लड़ते हैं या फिर किसी भी केस की पैरवी करते हैं आप अपने केस की, तो उसके लिए आपको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है या फिर जो कार्रवाई है कोर्ट की, कैसे कार्रवाई होती है, कोर्ट में कैसे सबूत पेश किए जाते हैं, किस धारा के तहत मामला बना है, ये सब आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जानना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से कोई सबूत पेश करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, तो इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की आपको कार्रवाई या पैरवी जाननी है तो उसके लिए जो हमारा BNSS है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसको आपको जानना पड़ेगा। उसमें सब दिया गया है कि आप कैसे कार्रवाई होती है, न्यायालय की क्या प्रोसीडिंग होती है। तो इसके लिए आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखनी होगी। उसमें दिया गया है हर तरीके से कि आप कब किस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, या फिर कब समन भेजा जाता है, कब वारंट भेजा जाता है, कब किसी व्यक्ति को पेश किया जाता है। यह सब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह उसमें दिया गया है कि कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है, कब आप किस तरीके से आप मजिस्ट्रेट के सामने बात करेंगे, या फिर आपको कब बोलना है या फिर कब चुप रहना है, ये सब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। तो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भी जानकारी होना जरूरी है। अगर कोर्ट की कार्रवाई का आपको पता चलाना है या फिर आपको अपना जो मैटर है या फिर जो आपकी जो किसी भी तरीके से मामला है उसकी आप पैरवी करना चाहते हैं या फिर उसकी प्रोसेस करना चाहते हैं, आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, तो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जानकारी होनी चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि किस मामले के तहत कोई भी अपराध हुआ है, कोई भी मामला हुआ है, तो भारतीय न्याय संहिता की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई भी मामला बना है तो उसमें कौन सी धारा लगी है, कौन सा अपराध है, या फिर संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, कोई जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको भारतीय न्याय संहिता की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, इन तीनों की जानकारी होती है। तो इसके बाद
आप अपना जो भी केस है उसकी पैरवी आसानी से कर सकते हैं, या फिर आपको जानकारी हो सकती है कि कौन सी धारा के तहत मामला बना है, कितनी इसमें सजा है, संज्ञेय अपराध है या फिर असंज्ञेय अपराध है। या फिर आप जब साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि आप कौन से सबूत पेश कर सकते हैं या फिर आप कब गवाह पेश कर सकते हैं, कौन सा सबूत किस धारा में लगता है या फिर कौन सा सबूत कोर्ट में मान्य होता है या फिर नहीं होता है। और आप जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे तो उससे यह जानकारी होगी कि आपको कब कौन सी कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई चलती है, या फिर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है या फिर कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा मामला बनता है, कब किसी व्यक्ति को समन भेजा जाता है या फिर कब किसी व्यक्ति को वारंट होता है या फिर कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है कोर्ट में तो क्या होता है, कितनी कैसी कोई प्रक्रिया चलती है या फिर कैसी कोई मामले में प्रोसीडिंग या कार्रवाई होती है। तो आपको तीनों कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद ही आप अपना मामला लड़ सकते हैं या फिर आप अपना केस लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अपना केस होगा वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो आप अपने प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन यह तो हुआ क्रिमिनल मामला। वहीं अगर आप किसी भी सिविल मामले में अपनी कार्रवाई करते हैं, कोई भी आप पर सिविल मामला हुआ है और उसकी आप पैरवी करते हैं या फिर आप अपना केस स्वयं लड़ते हैं तो आपको CPC है जो सिविल एक्ट है 1908 उसकी भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि आपको जानकारी होगी तो आप अपनी जो केस है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। आप पर जो मामला लगा है या फिर जिस धारा के तहत आप पर मामला दर्ज हुआ है उसकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और कोर्ट की मजिस्ट्रेट पर भी निर्भर करता है कि वो आपको अनुमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं केस लड़ने की। क्योंकि अगर वो अनुमति दे देते हैं तो आप केस लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर असंज्ञेय अपराध है, कोई भी असंज्ञेय अपराध है तो उसमें आपको केस लड़ने की अनुमति मिल ही जाती है। लेकिन कोई संज्ञेय अपराध है, कोई हत्या का मामला है, कोई लूट का मामला है, कोई राजद्रोह अपराध है या फिर कोई रेप का मामला है, किसी भी तरीके से कोई भी डकैती का मामला है, तो ऐसे मामलों में आपको जो कोर्ट ज़्यादातर केस लड़ने की अनुमति नहीं देती है, आपके लिए वकील करने की अनुमति देती है या फिर सरकारी वकील कर देती है कोर्ट। लेकिन अगर कोई भी छोटा मोटा अपराध है, कोई 7 साल से कम का अपराध है, 1-2 साल की सजा है, तो ऐसे अपराध में या फिर ऐसे मामलों में आपको अपने केस लड़ने की अनुमति दे देती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं भी यही सजेस्ट करूंगा या फिर आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी तरीके से अगर आप अपना केस लड़ना चाहते हैं, आपको यह भी जानना है कि जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है या फिर मामला चल रहा है तो जो भी वहाँ की भाषा है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वहाँ की जो लोकल भाषा है, मान लीजिए कोई पंजाबी है या फिर राजस्थान का है कोर्ट तो राजस्थान भाषा चलेगी, या फिर किसी तरह से गुजरात, बंगाल, किसी भी तरीके के कोई भी राज्य का वहाँ की लोकल भाषा का, लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। और जो आपकी लीगल लैंग्वेज है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कानून की भाषा होती है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। वरना आपको जो भी आपका मामला होगा उसको आप प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोर्ट के सामने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। और जो सामने वाला वकील होगा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ लेगा, क्योंकि जो सामने वाला वकील होगा वो इसी पॉइंट को लेकर चलेगा कि आपको तो लीगल बात आती नहीं है क्योंकि आपने एडवोकेसी की नहीं है, आप वकालत पढ़े नहीं है, तो इस मामले को वो पॉइंट बनाकर सामने वाला वकील प्रस्तुत करेगा और आपके जो मामला होगा उसको आप बिगाड़ सकते हैं। तो अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी तरीके से एक अच्छा सा वकील नियुक्त कीजिए किसी भी मामले में। और अगर आपको लगता है कि तरीके से आपने 2-3 वकील कर लिए और उन पर मामला हैंडल नहीं हुआ है तो आप अपना केस लड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपना केस स्वयं निपटा लूंगा या फिर उस केस से बाहर आ जाऊंगा तो आप अपना केस लड़ सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।